अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। ईद की खुशियां आप सबको मुबारक हों। मरहबा ईद सच टेलीविज़न के संग आज बड़ी शानदार ट्रांसमिशंस का सिलसिला भी जारी और सारी है। पूरी ईद पे आपके साथ जारी और सारी रहा और रहेगा भी। आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे ईद के इस बड़े शानदार मौके पर। मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब बहुत बड़े बड़े नाम हमारे अपनी बिरादरी यानी जर्नलिस्ट बिरादरी से हों या खेलों की दुनिया से हों। आज खेलों की दुनिया के बहुत बड़े नामों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ऐसे नाम जिन्होंने जो लिखा तो फिर वो पॉलिसी बन गई, जब उन्होंने खेल शुरू किया तो वो आइकॉन बन गए। ऐसे नामों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ईद का मकसद खुशियां बांटना भी है, ईद का मकसद एक दूसरे के दर्द दुख को समझना है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना भी है। जब सुबह नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं उसका मतलब होता है कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं। और यही पैगाम मेरा ख्याल है ये दौरे हाजिर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क भी बड़े मुश्किल दौराहे से गुजर रहा है, पूरा ये ख़ित्ता बड़े मुश्किल दौराहे से गुजर रहा है। तो एक ऐसे मौके पर हम अपनी ईद की खुशियों में सबको शामिल करेंगे, उन सारे तबकात को जो हमारे देखने वाले हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको सच टेलीविज़न की जानिब से ईद मुबारक। आइए जी, अब मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। बड़े शानदार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हॉकी की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, और इस कौमी खेल को आजकल तो काफ़ी जंग लगा हुआ है, लेकिन इसका जब उरूज था तो इस कौमी खेल में एक से एक बड़ा नाम था, और ऐसा नाम था कि दुनिया में उस पाए का नाम किसी और टीम में नहीं हुआ करता था। राज करते थे हम हॉकी पर, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो या चैंपियंस ट्रॉफीज हो, अजलान शाह कप हो, जो कहीं भी पाकिस्तान की टीम जहां भी उतरती थी वहीं से जीत के झंडे गाड़ती और ट्रॉफी उठाती आती थी। अच्छा, एक तो ये कि उनसे भी आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे। इस सारी चीज़ को जिन्होंने अपने अल्फाज में कैद किया, इन सारे मनाजिर को हम तक पहुंचाया, उन सारी फतूहात को हम तक पहुंचाया, आज उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर एक बड़ी प्यारी सी शख्सियत भी हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का बायस बन रही हैं तो उम्र में बहुत छोटी, है भी सिनफ़े नाजुक, लेकिन उनका काम सिनफ़े नाजुक वाला नहीं है। वो जिस भी स्टेज पर जाती हैं वहीं से वो पाकिस्तान के लिए झंडा भी बुलंद करती हैं, बेल्ट भी जीत कर आती हैं। बड़े मुश्किल खेल से उनका ताल्लुक़ है, मिक्स मार्शल आर्ट से, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जिन मंजरनामे की मैं जिक्र कर रहा था, इन सब को कैद करते हैं पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स की लिहाज से जो सहाफ़त है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हमारे लिए मेरा ख्याल है इस टाइम दौरे हाजिर में उतना बड़ा नाम शायद और कोई ना हो। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी नज़र में भी हम उन्हें उस्तादों की तरह मानते हैं। जब वो लिखते हैं हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। और माशाल्लाह से अवार्ड याफ्ता जर्नलिस्ट है, हुकूमती अवार्ड याफ्ता। ये भी हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र का बायस होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड को अवार्ड दिया ही नहीं जाता था सहाफ़ियों को। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। शहनाज शेख साहब, द मैजिक मैन, लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन, हमारे साथ मौजूद है। शहनाज साहब, थैंक यू सो मच सर। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, आपके नाज़रीन को मुबारक। खैर मुबारक। अनीता करीम हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता करीम मिक्स मार्शल आर्ट्स की चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियन है, पाकिस्तानी है। ज़बरदस्त अनीता, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक भाई। और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, हमेशा मैं डरता हूँ उनके सामने प्रोग्राम करते भी थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि कहीं कोई बात ऐसी ना निकल जाए कि मुहीद शाह साहब से हमें डांट पड़े। तो अब्दुल मुहीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उस्तादों की तरह बहुत बड़ा सहाफत में नाम, बड़ा मोतबर नाम। अब्दुल मुहीद शाह साहब, ईद मुबारक। थैंक यू और ईद मुबारक सबको जी। आपके देखने वालों को ईद मुबारक, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं सबको ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। सही कहा ना मुहीद शाह साहब, जो इन्होंने खेला आपने लिखा और हमने पढ़ा, हमें तब पता चला। बहुत पुरानी शेख साहब से एसोसिएशन है जी, आज के नहीं, मेरा 40 साल से ज़्यादा हो गए। और शेख साहब एक न सिर्फ कमाल के एक ज़बरदस्त किस्म के फॉरवर्ड थे, बल्कि ये बहुत आला क्वालिटी के कोच भी थे। वो चंद कोच मैं समझता हूँ अपने ज़माने के, जब ये अपनी प्राइम एज पे थे, अपनी जब इन्होंने खेलना छोड़ा, खेल छोड़ के जब इन्होंने कोचिंग अडॉप्ट की, तो ये गेम को समझने वाले कोच थे। और इनके ज़माने में जितने भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी खेली है, उसमें ज़रूर वो टच, वो मैजिक नज़र आया है कि आपकी टीम किसी इंटरनेशनल टीम से पीछे नहीं है। बड़ी फाइट कराई है। ये इनका एक खासा ये था कि ये टीम को, प्लेयर्स को फाइट बड़ी कराते थे और मज़ा आता था देखते हुए। तो वो चीज़ इनसे मेरा तलक है, और मैं इसलिए इनकी इज़्ज़त भी बड़ी करता हूँ
कि चलें बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान की हॉकी में हैं जो प्लेयर तो बहुत अच्छे रहे हैं, कोच शायद इतने अच्छे वो ना हो, लेकिन ये उन नामों में से एक नाम है शनाज शेख साहब का, जो अपनी प्राइम एज में, कोचिंग की प्राइम एज में बहुत कमाल के कोच थे। अच्छा, इसीलिए देखा सर, मोहित शाह साहब को इंसाइक्लोपीडिया ठीक कहते हैं ना हम, इसीलिए हर चीज मोहित शाह साहब को अजबर याद है। शनाज शेख साहब, ये भी मैजिक का जिक्र किया है इन्होंने, आप जहां खेले बड़ा ये मैजिक मैन आपके साथ लगा, जरा बताएं सुनने वालों को ये कैसे लगा। पहले तो मैं मोहित साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे 40 साल पीछे ले गए। वाह। जब हम यानी कि मोहित साहब, उस ज़माने में ये एक रवाज था कि प्रेस जो है वो साथ जाती थी, यानी कि क्योंकि टीवी नहीं थे तो प्रेस जो है वो फिर वो एक्सप्लेन करती थी। तो शाह साहब जो आजकल लिखते हैं ये उसी का असर है, हमारी कंपनी के साथ, हमारी सोबत के साथ जो है वो लिखना ये इसका असर है, यानी कि ना। तो शाह साहब का अपना एक मुकाम है और हम भी इनसे यानी कि सीखते रहते हैं कोचिंग के बारे में, यानी कि। तो जहाँ तक आपने मैजिक मैन की बात की है, तो मैजिक मैन ये है कि अपना, आपको पता है कि मैं 70 से 80 तक खेला हूँ पाकिस्तान की तरफ से ना। तो जितने भी टूर्नामेंट में खेलता था, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशियन गेम हो, एक तो यह है कि मैं वर्ल्ड 11 की या एशियन 11 की टीम में शामिल होता था, और दूसरा यह है कि मोस्टली मेरी हॉकी जो चेक किया जाता था कि आया ये मैग्नेट तो नहीं है इसमें, यानी कि कुछ। तो इसी यही वाकया है कि 74 में हम इंडिया गए, ऑल एशियन स्टार बनी थी, यानी कि ना। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से, पहली दफ़ा मुलाकात हुई, मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें। तो दिलीप कुमार ने जब उनसे कहा जी ये शनाज शेख, पहली दफ़ा मुलाकात हो, तो उन्होंने मुझे बगलगीर कर लिया। तो उन्होंने कहा मुझे, हेलो मैजिक मैन, हाउ आर यू। तो मैंने कहा जी कहाँ मैजिक मैन। कहते यार शेख साहब ये बताएं कि आपकी हॉकी में मैग्नेट है या क्या है ये। मैंने कहा जी ये अल्लाह की देन है, और हमारी यह है कि रियाजत हमारी बहुत होती थी। आपको पता है कि उस ज़माने में जो है इवनिंग गेम जो है वो शाम को तो लाजमी जुज़ था। और फिर मैंने एक वाक़या उनको बताया कि ये क्यों ये मेरा बॉल कंट्रोल जो है ज़्यादा अच्छा हुआ, यानी कि ना। उसमें मैंने बताया कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, इस्लामिक कॉलेज सियालकोट में, उसकी ग्राउंड जो थी वो, उसमें जंगली चूहे थे। अच्छा। तो हम उसमें खेला करते थे। ठीक है। तो आप देखें कि एक तो जंगली चूहों की जो सुराख होते थे उससे बाल को बचाना, और दूसरा अपोनेंट भी होता था। तो इस दो चीज़ों से मैं समझता हूँ कि एक तो हमारी रियाजत है, एक हमारा जो है बाल कंट्रोल बेहतर हो गया। कहने लगे शेख ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने कहा बाकी ये है कि हमारे ज़माने में जो है ना वो बस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सही बात। अच्छा सर, इसमें एक चीज है, जंगली चूहों को भी क्रेडिट दें। हाँ जी, जंगली चूहों को भी क्रेडिट दें, उनको भी देना बनता है, उन्होंने आपकी परफेक्शन में बड़ा हिस्सा डाला है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं चीज ऐड कर दूं, इनकी ये बात जो मुझे है, वो कमर जमान आपको पता है, जी। लेजेंड है हमारे स्क्वाश के। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप टॉप ऑफ द कोर्ट जो ड्रॉप शॉट लगाते हैं, इस तो अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं हम बचपन में हमारे पास बॉल्स होती नहीं थी, तो हम बॉल को थोड़ी सी फटी होती थी उसे खेलते थे, तो हम जोर से नहीं मारते थे, हम चाहते थे कि ये बॉल थोड़ा चले। अच्छा। तो टॉप ऑफ द कोर्ट हम जरा आस्ता मारते थे, तो वो आदत बन गई, वो ड्रॉप शॉट उस तरह निकल आई, परफेक्शन हो गई। ये देखे ना। अच्छा, क्या जबरदस्त आपने चीज शेयर की। ये देखें, ऐसे बनते हैं, ऐसे टेक्निक्स बनती हैं। अनीता, दो बड़े बड़े लोगों के दरमियान एक छोटी सी बच्ची। और अनीता, क्या चल रहा है आजकल, ये बताओ। और अभी फाइट हुई पाकिस्तान में, हम सब ने देखा, बड़ी खुशी हुई कि चलो आपकी फाइट, हर कोई कहता था बाहर होती हैं, पाकिस्तान नहीं होती, कैसी रही? जरा पहले जरा उसका जिक्र कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हुई है, माशाल्लाह आप जीती भी हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले इंटरनेशनल कोई क्या कहते हैं लड़कियों के लिए इवेंट नहीं हुआ था। क्योंकि मैं पाकिस्तान की पहली और वाहिद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मिक्स मार्शल आर्ट की। जो जितने भी मेरे फाइट्स होते थे वो इंटरनेशनल लेवल पर होते थे। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में था, तो प्रेशर भी ज़्यादा था, एक्स्ट्रा था, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स वो पहली दफ़ा फाइट देख रहे थे। हाँ, और उनका प्रेशर अलग होता है, और बाहर होते तो वो अलग होता। पूरी क्राउड आई हुई थी सपोर्ट करने के लिए, और जितने भी फीमेल्स फाइटर्स थे वो मुझे देख रहे थे, और एज अ एग्जांपल मुझे देखते थे, तो वो भी प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमने ट्रेनिंग की थी तो उसका रिजल्ट भी हमें मिला। अच्छा अनीता, आप गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है,
वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरा ख्याल है नहीं है इस तरह के आप खुल के अपनी प्रैक्टिस कर सकें। कैसे इस खेल में कैसे आना हुआ? ऑनेस्टली जो हम हुंजा से मेरा ताल्लुक़ है। बड़ी खूबसूरत बात है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हाँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप कहें तो अभी नेशनल लेवल पर चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल जहाँ हम सोचते हैं कि हमारे एथलीट्स आगे इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा वहाँ है। शुरू जब किया तो कितनी प्रॉब्लम हुई? जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि एक ये न्यू स्पोर्ट था वुमेंस के लिए, ये समझा जाता था कि ये मर्दों का खेल है, इसमें औरतें नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो नाजुक है और ये सख्त गेम है, इसमें ब्रूटल गेम होता है, खून निकलता है, तो तुम क्या कर पाओगी। तो जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, सबसे पहले जो मेरा जिम फाइट गियर था उसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उनके रूल होते हैं, शॉर्ट्स पहनना पड़ता है और उनके जितने भी आप दूसरे ओपोनेंट को डैमेज करते हैं उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो सबसे मेरे लिए जो चैलेंजिंग था वो था। और सेकेंडली ये कि पूरे पाकिस्तान को अपने हार्ड वर्क से प्रूफ करके दिखाना, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती थी, हर एक बंदे के पास जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो हमारा फोकस था कि अपने काम पे और आगे जीतना है, और पूरे पाकिस्तान में जितने ख़वातीन हैं जो समझती है कि वो कुछ कर सकती हैं, उनके लिए एग्जाम्पल अच्छा, आप पे बनना। प्रेशर वाकई इसलिए ज़्यादा था। शहनाज शेख साहब और मोइशा साहब तो जानते ही हैं, ये पहली एमएमए फाइटर है पाकिस्तान में। इससे पहले कोई लड़की एमएमए फाइटर नहीं होती थी। इसने ये बीज भी रखा माशाल्लाह, और ये हमेशा मैं इनको कहता हूँ कि बड़ा कमाल है ये अनीता का। मोइशा साहब एक चीज़ इन्होंने कही, मैं चाहूँगा उस पर आपका कॉमेंट, क्योंकि आप लिखते हैं, आप ये सर ये जो लड़कियों, अब तो माशाल्लाह बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने 40 साल का बड़ा सफ़र तय किया है कलम के साथ, इतना मुश्किल रहा ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना? देखिए, मैं तो बड़ी इनकी हिम्मत समझता हूँ और इनको क्रेडिट देना चाहिए। आजकल की लड़की खैर थोड़ा बहुत एक्सपोजर लड़कियों में आ गया है, लेकिन इन लोगों को ही देख के और लड़कियों ने, मतलब है उसका एग्जाम्पल इन्होंने सेट करना है औरों के लिए, और हमारा माशरा थोड़ा इस तरफ ज़्यादा खुल के आना है कि देखें, वुमेन फोक के लिए स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है। आप हॉकी खेलें, आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट की माशाल्लाह टीम अच्छी है, हॉकी की टीम एक ज़माने में बड़ी अच्छी हुआ करती थी। वुमेन हॉकी? वुमेन हॉकी, अच्छा। वुमेन हॉकी की हमारी एक जर्नलिस्ट, हमारी कोलीग भी थी फराना याज वगैरह, उनके ज़माने में बड़ी अच्छी हॉकी की टीम होती थी, और हॉकी की टीम अब नहीं है वुमेन फोक में। मतलब है उनकी हॉकी की टीम आप इस्टेब्लिश करें, उनकी क्रिकेट की टीम मुख्तलिफ अंडर 19 और इस लेवल पे जाके इस्टेब्लिश आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन ये मार्शल आर्ट की तरफ आना बहुत क्रेडिटेबल चीज़ है। ये थोड़ा सा आपको पता है आर्ट है, ये हमारी माशरे के लिए थोड़ा आर्ट है कि किस तरह फाइट करेंगे, क्या करेंगे, ज़ख्मी होंगे, दूसरे को ज़ख्मी करेंगे, इनमें कितनी कैपेसिटी है कि वो ऑब्जर्व कर लें वो ज़ख्मों को, उस फाइट को, उसकी टफनेस को, उसकी कितनी रेजिलियंस है इनमें। ये सारा कुछ, ये माशाल्लाह अगर कामयाब रही तो ये अपनी जो आने वाली नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, बच्चियां हैं नई आने वाली, उनके लिए एक, मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल सेट करेंगी और उनको इस तरफ राग़िब करेंगी और आएंगी। और शायद इनको देखा देखी जिस इलाके से ये हैं, ज़रूर कोई ना कोई इंस्पायर होगा, लड़की इंस्पायर लाजमी होंगी, वो इनको कहती होंगी कि हमें भी ये सिखाएं, हमें भी साथ लेके चलें। ये बात है इस तरह की, या नहीं जी? जी हाँ, ये जरूर। सर बानो भट्ट खुद कह चुकी हैं, बुशरा आई, बुशरा कटाना आई, बड़ी कमाल की वो भी फाइटर हैं। मैंने उनसे पूछा, बुशरा कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हो या आपकी कोई ख्वाहिश हो? वो बड़ा अच्छा अभी जीत कर आई थी, तो उन्होंने कहा मैं अनीता करीम से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा जी वो आप मिल लेंगी, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी आपकी। तो ये अनीता वैसे क्रेडिट है आपको, ये जाता है। हम सब भी इस पे कहते हैं कि भाई आपने इसका बीज बोया, तो इंशाल्लाह नहीं, बड़ी बात है, और बड़ी एग्जाम्पल सेट करना, किसी में सामने आगे आना और लोगों को दिखाना कि नहीं, वुमेन यहाँ पे भी प्ले कर सकती हैं, यहाँ पे भी अपना नाम कमा सकती हैं, यहाँ पे भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो सकती हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। शहनाज शेख साहब, इंटरनेशनल हॉकी, चले आपने खेली अपने एरिया सियालकोट से हॉकी शुरू की, इंटरनेशनल हॉकी कैसे एंट्री कैसे मिली इंटरनेशनल हॉकी में? उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा आपको कि जब हम आज़ाद हुए ना, तो हम स्पोर्ट्स जो लेके आए थे पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त,
वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर थी, सही, बिल्कुल सही। और जो कि अब जो है वानी साहब जो हमारे आए हैं प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने पहला काम यही किया है ग्रास रूट लेवल पे। और मैं आपको पता है कि आपके इंटरव्यू के साथ शाह साहब से मैं तकरीबन 10-12 साल से ये इसकी हमेशा एडमिट कहते कर रहा हूँ कि जब तक एजुकेशन को इन्वॉल्व नहीं करोगे पूल ऑफ प्लेयर आपका नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त ज़माने में, हालांकि हमारे ज़माने में टीवी वगैरह नहीं था, लेकिन अखबारों में ऐसा रिपोर्टिंग होती थी। और वो सबसे बड़ी बात है मौजूद के साथ के रिपोर्टर जो है वो ग्राउंड भी आते थे। अब तो है ना इंटरनेट पे आ जाता है, उस पर ग्राउंड में आते थे, यानी कि ना। तो इसी तरह जब 68 में हम जीते हैं अपना ओलंपिक गेम मैक्सिको में, तो उस ज़माने में ये था कि 4 साल आगे जो है 72 में जो ओलंपिक होना था उसके लिए उसी वक्त से तैयारी शुरू हो जाती थी। अच्छा, तो लाहौर में मुझे याद है कि अपना ओपन ट्रायल हुए जिसमें तकरीबन 650 बच्चा आया था। अच्छा, और पूल प्लेयर देखे हाँ, मुझे select- तो बहुत बड़े अच्छे बहुत लगे। बहुत हॉकी के लिए लोग बेताब थे, हॉकी खेलने के सिलेक्टेड लिए। बंदे आए थे, यानी कि ना, यानी कि हम सिलेक्टेड पूल प्लेयर। तो उसमें जो है मैं और मेरे चचा भी थे, हम दोनों जो है हम जाके एक साथ खेलते थे। एक साथ खेलते थे। तो जाहिद शेख थे, वो भी ओलंपियन जी, थे। ओलंपियन है। तो वो जो है ना वो हम दोनों आए, और उस वक्त पाकिस्तान में 2 टीमें बननी थी, एक सीनियर एक जूनियर, क्योंकि 69 में एक लाहौर फेस्टिवल होना था, उसके लिए टीमें थी। तो उन 600 बच्चों में से आस्ता आस्ता करते करते हम जो है दोनों टीम उसमें 66 लड़के उन्होंने सेलेक्ट किए 600 में से, उसमें हम आ गए, दोनों हम आ गए। और उसके बाद जो है हमारे वालिद को भी नहीं पता, हमारे घर वालों को पता कि हम यानी कि टीम में, आजकल तो है ना वालिद ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, बच्चा कम होता है इंटरेस्टेड। सही बात है, सही बात ये बात नहीं है। तो वो हम उसके बाद टीम में आ गए, 2 टीमें बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंकल जो थे वो सीनियर टीम में चले गए, जूनियर में मैं आ गया, क्योंकि ब्रिगेडियर आते हैं जनरल नसीब करे, वो कहते थे इसको खिलाना है, ये प्लेइंग खेलेगा, यानी कि बस 69 के बाद अल्लाह ताला ने चांस दिया, तो फिर 80 तक मुड़ के नहीं मैंने देखा किसी तरफ, यानी कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह खेलते ही चले। फिर खेलते गए। पैशन था, यकीन करो हमारा पैशन ये था कि किस तरह ये सब हलाली परचम जो है ना, हमें पैसों की परवाह थी, पता नहीं 15-20 रुपए मिलते थे, यानी कि तो ये था कि ये जो है एंथम बजे और पूरी दुनिया इसको सरदुगू करे, क्या बात। ये पेंशन था, और ये हर फील्ड में था। थोड़ा Audition शेख साहब आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो म्यूनिख ओलंपिक का थोड़ा फाइनल का किस्सा सुना दें। जरूर कि जरूर। वो हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, लोगों को शायद सही तरह नहीं पता पता होगा सर वो इंटरेस्टिंग किस्से। हाँ, वो जरूर आप शेयर मैंने आपसे करें। 1993 का एक जी किस्सा जी भी जी, सुनना है। वो बिल्कुल। शाह साहब जो है ना, आपको पता है कि कुरैश अरे चलो, इंटरेस्टिंग है ना, आप देखिए क्योंकि मैं बताऊँ, शाह साहब सुनने वाली बात है, अब आपने याद करवा ही दिया मुझे ये। नहीं बताए ना सर, शेयर करें लोगों के साथ। देखो पहले ज़माने में ये सिस्टम था कि जब पाकिस्तान की टीम जो है ओलंपिक एशियन जाती थी, तो हमारे इनलैंड टूर होता था, हमारे 3-4 मैचेस होते थे, कराची, लाहौर, क्योंकि टीवी तो इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोगों को अवेयरनेस होती थी, यानी कि उसी सिलसिले में एक मैच जो है पिंडी में था, आर्मी स्टेडियम में। तो प्राइम मिनिस्टर लेट भुट्टो, ही वॉज द चीफ गेस्ट। ठीक। अब वो जो है भुट्टो साहब जो है चीफ गेस्ट थे, जब मैच ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा बच्चों को बुलाओ। अब वो सामने खड़े हैं और कायदे वही शूज पहने कायदे टाइप के, और लाइनिंग वाला सूट पहना हुआ, सिगार हाथ में, तो अपना बड़ी अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी सुलकारी भुट्टो साहब कहने लगे, लुक एट जेंटलमैन, इफ़ यू विन द टूर्नामेंट मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अच्छा। हाँ, बट इफ यू लूज लाइटर वे में आई पुट यू इन मियां वाली जेल। अच्छा, वो इसलिए, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि यू मस्ट बीट इंडिया, क्योंकि वो शिमला मुआहदा के लिए जाना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि यू मस्ट बीट इंडिया, सो आई शुड गो इन अपर हैंड। वाह वाह। अब जब हम वहाँ पर गए ना, जब म्यूनिख पहुँचे, तो वहाँ पर वो अपना प्रेस में ना जर्मन ने काफ़ी यानी कि अपने आप को जो है ना सुपर किया हुआ था कि हम क्योंकि 1936 में जो ओलंपिक हुई थी बर्लिन में, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, तो हमने 8 गोलों से मारा था उनको। तो उन्होंने कहा था वी विल टेक रिवेंज, ठीक। जर्मन ने। अच्छा, अब हमारा जो है फाइनल मैच हुआ, और फाइनल में यकीन करें कि हमारी टीम जो है इतना अच्छी नहीं खेली, लेकिन जीतने वाली थी।
अब जो गोल जो हमें हुआ है वो एज पर रूल नहीं था। ठीक। रूल ये था कि प्लेंटी कॉर्नर्स का गोल जो है वो बोर्ड को लगना बोर्ड पे चाहिए। लगना चाहिए, ठीक। सलीम शरवानी जो है हमारे गोलकीपर 6 फुट के आदमी है, उनके यहाँ से गया। और सर्वितो जो है वो अर्जेंटीना का जो है वो अंपायर था, उसने गोल दे दिया लेके। ओहो, हमने प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि उस जमाने में रिव्यू वगैरह नहीं होता था। सही नहीं था, सही बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मुदस्सर असगर ने गोल किया तो इसलाह को ऑफसाइड दे दिया उसने लेके। अब फाइनल में आपको इतने चांस मिलते हैं ना, ज़्यादा तो नहीं मिलते। खैर ये हो गया, हम हार गए, फाइनल हार गए। क्योंकि उस ज़माने में फाइनल हारना जो है ना वो समझो कि हमारे लिए ज़हर कातल था। ओहो हो, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करती थी ये, बताइए सर, क्योंकि अब पहुंच जाए बड़ी बात है। क्योंकि हॉकी जो है ना वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड गेम थी उनके लिए। सही बात है। और वो रिजल्ट ओरिएंटेड में गोल्ड मेडल, नो सिल्वर मेडल ये नहीं। खैर वो हम ख़त्म हो गए, सारे परेशान, क्योंकि माला माल भी ख़त्म हो गया, माल भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि जब हम चेंजिंग रूम में गए ना शाह साहब, अब वहाँ पर चाहिए था कि हमारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि हम तो हाइपर हाँ, जाहिर है। गुस्से में थे सर। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा कि जी आपने गोल्ड मेडल जो है ना वो गले में नहीं लेना, सिल्वर मेडल जो था, सिल्वर मेडल जो है वो गले में नहीं लेना। अब हमें एक इंसेंटिव मिल गया। अच्छा, फिर क्या, मैं 5वें नंबर पे था, 4 नंबर पे मेरे वो थे अपना कप्तान और सीनियर खिलाड़ी थे। उन्होंने भी हाथ, उसने आया वो गले में डालने, उन्हें नहीं आया तो घुमाना शुरू कर दिया लेके। मैंने भी लिया, मैंने भी घुमाना शुरू कर दिया लेके, घुमा के जूती नीचे फेंकी, साथ में मैंने उठा लिया। तो वो जो है मुझे याद है, मुनव्वर ज़रीफ जो है वॉज वाचिंग द मैच, वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा शनात क्या हुआ? अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे जैसे कि कोई गैर इरादी तौर पे काम हो गया, यानी कि इट वॉज बैड गैस्चर, यानी कि बाद में जब आदमी श्योर होता है तो लेकिन हमारे से ज्यादती बहुत की गई, यानी कि उस जमाने में, यानी कि अच्छा, गोल्ड मेडल हमारा, देखें कितना सीरियस था कि आपने दूसरी पोजीशन लेनी नहीं है। वो एक ब्रेक, सर ब्रेक से आते बड़े मजे का किस्सा, और अभी तो बहुत सारी यादें और किस्से हैं बड़े जबरदस्त। मोहित शाह साहब ने 40 साल कवर किया है सारी खेलों को, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करूंगा। शहनाज शेख साहब ने अपना किस्सा सुनाया, अनीता से भी कुछ मजे की चीज़ें सुनेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना जी, ब्रेक से आते हैं और फिर ईद की खुशियां दोबारा मनाते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा ही मज़ेदार किस्सा सुनाया शहनाज शेख साहब ने। और अब देखें आप कि आज हमारी क्रिकेट की टीम, अब 4 हमारे T20 वर्ल्ड कप्स हो गए, हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच रहे। हम कहते हैं भाई सेमीफाइनल पहुंच जाओ, हम उस पर खुश हैं। यहाँ पर हॉकी की टीम है, वो अब क्वालिफाई करने के मसाइल पड़े हुए थे। हम कहते थे क्वालिफाई कर लो वर्ल्ड कप के लिए, ये बड़ी बात है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी की टीम ने इस बार कर लिया। लेकिन इस ज़माने में हॉकी का स्टैंडर्ड ये था कि जनाब अली फाइनल पहुंच गए तो जीत कर आना है, और जीते नहीं हो तो मेडल छुपा लेना, हमें सिर्फ गोल्ड चाहिए। तो ये कमाल था। बड़ी बात, वही साहब, बड़ी बात। देखें वो स्टैंडर्ड आपने इतना हाई कर दिया था ना कि लोग, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये गोल्ड के अलावा आएंगे वापस। उनको पता है ये प्लेयर, एक प्लेयर, आप ये नहीं, एक प्लेयर का नाम पता होता था, उनकी पता होता थी इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्वालिटी है। हालांकि ज्यादा वहां पे कमेंट्री होती थी, ये नहीं होता था कि आप, मुझे लगता है कि जब शायद कुआलालंपुर में आप जो खेले थे, वर्ल्ड कप था ना कुआलालंपुर में 75 में, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाइव आया था। उससे पहले लाइव कभी भी नहीं आया। तो वो कमेंट्री करते थे फारूक मजहर साहब, SM नकी साहब, बड़े बड़े नाम होते थे, और वो जाकिर सैयद साहब, ये ऐसी कमेंट्री करते थे कि आप अगर रेडियो पे सुन रहे हैं तो आप खड़े हो जाते थे। आप कहते थे शायद मैं देख रहा हूं, क्या बात। तो ये लेवल होता था वहां पे, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। इन लोगों को जो काम करते थे उस काम का पता था, तो इसलिए कमाल की कमेंट्री होती थी। मैं ऐड करता हूँ शाह साहब की बात को कि जब टीवी आया है ना 76 में, जब यानी कि मैचेस दिखाना शुरू हो गए, तो लोग जो है वो टीवी की कमेंट्री नहीं देखते थे, रेडियो की, वो टीवी लगा के ऊपर रेडियो रख देते थे। यानी कि बाल टू बाल का मजा जबरदस्त उनको लगता था। वो कमेंट्री का वो वॉइसेस, वो रिकॉग्नाइज्ड हाउस होल्ड नेम थे, फारूक मजहर, SM नकीम, जाहिर बारी और लोग सारे, ये बड़े बड़े नाम थे। तो आपने जब बात की ना कि गोल्ड्स के अलावा, हकीकतन मैं आपको बताऊं कि एक प्लेयर का सारा बायोडेटा पता होता था, उसकी पोजीशन का पता होता था कि ये लेफ्ट इन खेलता है, ये राइट आउट खेलता है, ये लेफ्ट आउट खेलता है, ये सेंटर का प्लेयर है, सेंटर फॉरवर्ड का, ये हाफ लाइन पे है, लेफ्ट हाफ है, राइट हाफ है, सेंटर हाफ है।
वो पोजीशनें ज्यादातर वहां मैटर करती थी और उस पोजीशन का ही प्लेयर सिलेक्ट होता था। ये बात ठीक है ना जी? अगर अच्छा सेंटर हाफ है तो सेंटर हाफ देखा जाता था कि इस मुल्क में सबसे अच्छा सेंटर हाफ कौन सा है, वाह, क्योंकि उसने गेम मिड में कंट्रोल करनी है, फीड करना है फॉरवर्ड्स को और डिफेंस को जाके मजबूत करना है। मुझे साहब इतनी अच्छी कोचिंग कर ले, मेरी माने आज पाकिस्तान टीम को बड़ी जरूरत है, जितनी नॉलेज माशाल्लाह। अच्छा, ये वो मैं आपने थोड़ी बात की कोचेस पहले, को पढ़ना चाहिए इनको बस। नहीं अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी बात की, मैं आपको हकीकतन बताता हूं। 93 में पाकिस्तान जूनियर टीम वो इनकी ट्रेन की टीम थी। 91 में इनके साथ मैंने टूर किया था कोलालमपुर का, और 93 में वही टीम जो इनकी ट्रेन की हुई थी, पता नहीं किस वजह से ये वो कोच नहीं गए, वो समीउल्लाह साहब कोच थे। फिर टिरासा में हम स्पेन में गए तो टीम के साथ ही था मैं। तो बड़ी वहां पे जब पाकिस्तान खेला तो पाकिस्तान का जो नाम था ना, वो बहुत नाम था कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में बड़ा जबरदस्त, जूनियर वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त पोजीशन लेगा, जीतेगा, वन ऑफ द फेवरेट्स। साथ हालैंड भी फेवरेट था, साथ जर्मनी भी फेवरेट थी, इसमें कोई शक नहीं, वो भी बड़ी स्ट्रांग टीम थी। तो एक दिन 2 दिन पहले सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल शहबाज जूनियर की बात मैं कर रहा हूँ। शहबाज जूनियर का बड़ा नाम था, वो जिस मैच में जाते शहबाज जूनियर 2-3 गोल खड़का देते थे और वो सारी टीमें उनसे परेशान कि इसको किस तरह कंट्रोल करें। अच्छा, अब ये आपको, ये आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, जर्नलिस्ट को भी बिठाया जाता था। अच्छा। कि शायद इसकी हम प्लानिंग कल की बना रहे हैं तो शायद इससे भी कोई अच्छी बात निकल जाए। तो बहुत जबरदस्त बात, ये देखे ना, बहुत अच्छा। आजकल तो वो सेल्फ ऑब्सेशन हो गई है ना सब हर जगह कि जी हमसे बेहतर कोई जानता नहीं। हमें तो दूर ही कर देते हैं, हाँ, हमें तो दूर बिठा सुने ना, देते वो सुन न ले। हैं। हालांकि उस वक्त हमें बता देते थे कि ये देखें, ये बात जो है ये अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है, सही। ये आपने नहीं करनी। नहीं करते, और करते भी नहीं थे। करते भी नहीं करते थे, हम पूरे एतमाद करते थे, ये इनसे पूछे, बिल्कुल सही पूरा बात। एतमाद करते थे। अच्छा, वो बैठे तो उन्होंने कहा यार कल तो बड़ा मसला है और बड़ा टफ मैच है, सेमीफाइनल है हालैंड के खिलाफ, हालैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्या स्ट्रेटजी हो। मैंने कहा जी मेरी अगर एक राय में दे दूं, तो उन्होंने कहा दे दें। मैंने कहा ये देखें, हर तरफ मशहूर है कि शहबाज जूनियर जो है बड़ा क्लास का प्लेयर है और उसको ज़रूर मार्क करेंगे। आप आज अनाउंस कर दें, हाँ जी, प्रेस में दे दें, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें कह देंगे शहबाज जूनियर इंजर्ड हो गए हैं, तो वो कल नहीं खेलेंगे। हाँ जी, मुझे याद है। हकीकतन मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, अल्लाह को मैं हजर नाजर जान के कहता हूं, ये मैंने कहा आपने उड़ा देनी है, और मैंने कहा पहले 8-10 मिनट 15 मिनट आपने खिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं होता। उसके बाद स्ट्रेटेजी है ना। क्या strategy बात है सर। उन्होंने, आप यकीन करें, उन्होंने एक गोल कर दिया हालैंड ने, इन्होंने मशहूर कर दिया कि वो इंजर्ड है, शहबाज जूनियर नहीं खेले, स्टार्टिंग लाइन में नहीं थे, 10 सेकंड 12 मिनट तक नहीं, उन्होंने एक गोल भी कर दिया। इतने में शहबाज जूनियर आते हैं, 3 गोल ऊपर नीचे ठुका दिए, क्या बात वो है। मैच ही ले गया सारा। अच्छा, ये बड़ी मजे क्या का देखे किस्सा ना, ये कभी कभी इंसान, हम लोग जब अब फॉलो करते हैं गेम को, हम देखते हैं, और इनकी मुताबिक जिस तरह ये कह रहे हैं, हम ग्राउंडों में होते थे इनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल। हम शाम को जब ट्रेनिंग खत्म होती थी फिर हम निकल के जाते थे। सर, तब यही उसी ना, टीम ये का शाह साहब, उसी टीम के वो आपकी 93 जी, की जी। वर्ल्ड कप 94 जीते हैं ना सिडनी में, जो जी 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 9 खिलाड़ी थे उस जी, टीम। वहां भी मैं साथ था, क्या बात। वहां भी टीम के मैं साथ था 94 के वर्ल्ड कप में। वहां एक ऐसा वाकया हो गया था, मैं आपको सच बताता हूं, ये मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अनीता, मजा आ रहा है सुनने में। हाँ, सिडनी में मैं टीम के साथ था 1994 वर्ल्ड कप में। शहबाज सीनियर कप्तान थे, बड़ी अच्छी लाइन थी, ताहिर जमान थे, मंसूर थे, राना मुजाहिद थे, ये सारे उस वक्त के, ख्वाजा जुनैद थे, ये सारे उस वक्त के प्लेयर थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आप सारे सेक्रेटरीज का नाम ले ये सारे हॉकी तो फेडरेशन वो एक ऐसा वाकया हो गया जी, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि शाह साहब आप हैं, आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपने इसको रिपोर्ट कर दिया तो हमारी टीम बहुत फेवरेट है, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, और इतना सीरियस वाकया है ये अच्छा, कि वो मैं आप नहीं नहीं, सही है, हम समझ। इतना सीरियस वाकया है कि बेनज़ीर भुट्टो ने हमें टीम को वापस बुला लेना है, और बेनज़ीर भुट्टो ने हमें यहाँ रहने नहीं देना। सही। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको पता लग गया, आपको किसी ने बता दिया है, ज़रा प्लेयर अपने सारे पता चल दोस्तों जाता से, था। वो ज़ाहिर है यही काम था, तो वो आपने नहीं रिपोर्ट करना। अगर आप रिपोर्ट कर गए तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी,
4 साल की, और हम नहीं कर सकते। क्या हुआ? मैंने कहा जी नहीं कर, ये नेशनल इंटरेस्ट है, नहीं ये करना। ये बात ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगी। जबरदस्त सर, ये यही दफन होगी, actually यही ये दफन सहाफत होगी। है। और उसका देखें करना, अल्लाह ताला ने वो वर्ल्ड कप जितवाया। अब किसी को कोई कहे कि यार हमारा भी थोड़ा बहुत बीच में रोल था, कंट्रीब्यूशन थी, बड़ा तो था। शायद सर बड़ा था, लोग अगर वो समझे खुदा ना ना कि ये खास्ता बात वो थी। चीज रिपोर्ट हो जाती थी, नहीं वो हकीकत बताऊं, वो इतनी सीरियस मामला था जी कि जरूर बेनजीर भुट्टो साहब ने एक्शन ले लेना था। आपने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे डिस्कस हाँ, हुआ ये है, तो जरूर- हम उसको कभी हाँ, भी ये नहीं करेंगे। आप जरूर हमें करिएगा। और देखें, मतलब इस तरह की बातें होती है ना, अब जब आजकल का दौर है, आजकल का दौर तो एक तो माशाल्लाह आप तो खैर रेगुलर एक जर्नलिस्ट हैं, रोज़ाना आप प्रोग्राम करते हैं, आपकी एक से है, आपका एक पहचान है, आपकी एक फॉलोइंग है। अब कोई ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो जर्नलिस्ट नहीं है, वो ज़बरदस्ती के जर्नलिस्ट बने हुए हैं। ऐसा सर बहुत उन्होंने इस प्रोफेशन को थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अच्छा, मैं मोहित शाह साहब इस पे ना आपसे एक पूरी अभी डिटेल बात करूँ, हमने इसको कैसे देखना है, इसको अलग के, क्योंकि आप हमें समझा सकते हैं कि आजकल वाकई ऐसा हो रहा है। अनीता, कोई ऐसा वाकया मज़ेदार, मुझे एक याद है कि सर एक बड़ी ख़तरनाक इंटरनेशनल फाइट थी और दूसरी फाइटर जो है वो वर्ल्ड टॉपेस्ट फाइटर्स में थी, तो अनीता का अंगूठा पाँव का जख्मी था, टूटा हुआ था, और ये फाइट जीती, लड़ी और जीती, तो बताए ना अनीता। वो ये हुआ था कि वो किक बॉक्सर थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था उसका, और मेरी फाइट थी बैंकॉक में। वो ऑस्ट्रेलिया में थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की yes, है, जी। और वो था लुम्पिनी स्टेडियम। वहाँ पर लाइक बहुत कम मतलब पहले तो वहाँ लेजेंड ही फाइट करते थे, जितने थाई फाइटर्स हैं, दूसरे जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, ख़वातीन को उसके पास जाने की इजाज़त भी नहीं थी। तो फेटेक्स जहाँ पर मैं स्पॉन्सर थी, उन्होंने फिर वहाँ प्रमोशन स्टार्ट किया अपना, वहाँ पर फिर ख़वातीन को लड़ने के लिए फिर मौका दिया, तो वहाँ पर मेरी वो फाइट थी। तो 3 दिन पहले मैं हल्का सा वो प्रैक्टिस कर रही थी अपने कोच के साथ। जो ही मैं कोच को टेक डाउन करने के लिए लेके गई, वो मेरा जो पाँव की उंगली है वो मैट के साथ चिपक गई, वो मतलब यूँ बाहर निकल गई, तो पूरे टेढ़ी हो गई। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद अपने वो थोड़ा सा यूँ किया और फिक्स किया, और टेप लगा के मैंने कहा चलो कोई नहीं होता है, तो मैंने टेप लगा के बस मैंने फाइट की थी। अच्छा, फाइट के दिन भी मुझे से बड़ी बात होती है, आप देखें, और ये लड़की माशाल्लाह इतनी बहादुर लड़की है ये। इसके अंगूठा हमें तो चूंकि पता है वो पूरा ऐसे एक तरफ निकल गया था, इसने खुद से ऐसे करके और फाइट जीती भी। अनीता, फाइट के अंदर भी बड़ी वो, चूंकि टेक्निकली वो लड़की बड़ी स्ट्रांग थी और बड़ी अच्छी फाइटर थी, तो जब फाइट में रिंग में उतर रही थी आप, तो अंगूठे का ख्याल आया था कि मुझे पेन है थोड़ी, या नहीं था उस वक्त ये ख्याल? ऑनेस्टली वहाँ फिर जो एथलीट्स होते हैं जितने भी डिफरेंट जोन में हम जाते हैं, लाइक पूरा हम फाइट वो दिमाग में हमारा घूम रहा होता है कि मैंने ऐसे मानना है, ऐसे करना है, इस तरह जीतना है, वो ऐसे आएगी, तो वो चीज़ें चल रही होती है। तो अभी भी जब ये जनवरी वाला फाइट था, उससे पहले फाइट से पहले इंटरव्यू करने चाह रहे थे, मैंने कहा मैं पॉसिबल नहीं है, मेरा दिमाग अलग फाइट में वो है, मैं नहीं कर सकती अभी नहीं कर सकती। हाँ, वो उस टाइम मेरा ये बस फोकस था फाइट के ऊपर, था पेन वगैरह था, इवन मेरे नी का पेन था, उसमें भी मैंने वो इंजेक्शन लगा के फिर मैं गई थी। तो बड़ी बात होती है जी। देखें, ये इंसान का एक होता है ना जो जज्बा, वो बड़ा मैटर करता है। सही बात है सर। और ये जो बातें कर रही हैं कि देखें इंजरी में भी फाइट की, मतलब है एक नामुनासिब और नेगेटिव हालात में भी फाइट की, इनका हालांकि वो पुल आउट कर सकती थी। सही बात है सर, सिंपल सी बात है, पुल आउट कर सकती थी, लेकिन एक इरादा बना के गई थी। वो इरादा आजकल जो काफ़ी सारी गेम्स में मैं देखता हूँ प्लेयर्स में वो इरादा नहीं है, जिससे हम क्रिकेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे हम हॉकी में भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने किया कि हम चलें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, हमने वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड का फाइनल खेला, लेकिन हालात ऐसे नहीं है जैसे पहले होते थे। एथलीट्स का वो दिल गुर्दा और वो एक कहते हैं ना टीम वर्क के लिए एक जज्बा जो होता है ना कि नहीं मैंने लेके चलना है भाई, आगे मैंने खड़ा होना है, आगे खड़े होने वाला बात नहीं। सर अरशद नदीम को आपने बहुत ज्यादा कवर किया, बल्कि कवर क्या किया आपने, तो तर्जुमानी की जिसमें उन्होंने गोल्ड भी जीता। आप इंटरेस्टिंग, मैं आप इसकी भी इंटरेस्टिंग आप साथ थे जी। अभी पेरिस में हम एक दिन पहले की बात है, ये भी बेशक अरशद नदीम साहब से आप पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एक दिन पहले तो हम ओलंपिक विलेज चले गए। ओलंपिक विलेज गए तो खैर अरशद वहाँ थे, तो क्वालिफाइंग राउंड हो गया था, क्वालिफाई कर दिया था फाइनल के लिए। तो थोड़ा सा वो घबराए हुए थे, कहते हैं यार शाह साहब दुआ करें कल मैं कोई मेडल जीत जाऊँ।
वो मैंने कहा आप फिट लग रहे हैं, आप जो डॉक्टर साहब हैं आपके डॉक्टर बाजवा साहब जो लंदन से इनके लिए आए हुए थे, वो बड़ी उन्होंने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। अली शेर बाजवा साहब ने अरशद नदीम पे बहुत एफर्ट की है, उनकी फिटनेस पे। अगर मैं कहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक का गोल्ड मेडल का क्रेडिट जो है ना डॉक्टर साहब को भी अली जाता है। शेर बाजवा को, सलमान भट्ट साहब को भी जाता है, लेकिन वाह। अली शेर बाजवा साहब को भी जाता है। जिस तरह उनकी फिटनेस पे उन्होंने वहां से आके अपनी डेडिकेशन से, अपनी एक लव से, क्योंकि वो भी एथलीट थे और वो भी एक पाकिस्तान के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर के बेटे थे। वाह वाह, वो तड़प जो होती है ना, वो जज्बा, वो आप में निकलता नहीं है, या याद रखिएगा आप। जबरदस्त। जो आपका लव फॉर स्पोर्ट्स होता है ना, एक दफा स्पोर्ट्स, ये सारी उम्र, अब ये अभी तो छोटी हैं, बड़ी होंगी, कि स्पोर्ट्स के लिए इनका लव जो है ना, वो कभी भी कम नहीं होगा, सही बात खत्म नहीं होगा। जब खुद खेलेंगी, जब तक खुद खेलेंगी, फिर वो लोगों को खिलाएंगी, ये सारी उम्र इनके साथ ये ऐसा ही। चलेगा। तो वो अरशद नदीम ने कहा कि जी मैं कोई मेडल जीत जाऊँ, दुआ करें। मैंने कहा देखें, मैं हूँ तो सैयद हूँ, तो आपके लिए मैं ये दुआ कर सकता हूँ, आप कोई मेडल नहीं, आप गोल्ड जीतेंगे। क्या बात है ये मैंने कहा आप बिल्कुल गोल्ड जीतेंगे, और ये आप बिल्कुल कंफर्म करें। हालांकि उनको मैंने साथ शुगल में कहा, मैंने कहा थोड़ा सा जो आपको मिलेगा उसमें कट मेरी भी होगी। लेकिन ये अच्छा था। ये तो एक बात शुगल मेले के लिए। लेकिन मैंने कहा जी आप गोल्ड जीतेंगे, याद रखें। और उससे पहले मैंने अपनी जियो के लिए एक वो बीपर भी दिया। मैंने कहा आज अरशद नदीम उसके लिए ब्राउन्स के लिए, ये सिल्वर के लिए नहीं खेल रहे, आज अरशद नदीम गोल्ड के लिए खेल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने वो गोल्ड दे दिया, और ऐसी थ्रो कि पूरा स्टेडियम, मैं जिस तरह स्टेडियम में बैठा था, और स्टेडियम के लोगों को समझ नहीं आ रही थी ये थ्रो हो भी सकती है 92.97। सही बात है सर, बहुत बड़ी थ्रो थी। और इंडियन जर्नलिस्टों के फोन आने शुरू हो गए, जो मेरे साथ इर्द गिर्द थे, वो कहते हैं जी आप गोल्ड जीओ। मैंने कहा अभी तो 6 पता नहीं 5 या 4 थ्रोज बाकी हैं यार, अभी किधर। कहता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये 92 97 नहीं टूटता, बहुत हैवी है। बहुत हैवी हो गया, खत्म हो गया। हालांकि आप देखें शहनाज शेख साहब और अनीता, वो जो नीरज चोपड़ा है उस पर वो मंथली इंडियन रुपीस की मैं बात करूं तो मंथली वो 2-3 करोड़ खर्च रहे हैं। अब इधर यहाँ पे स्पोर्ट्स पे बड़े कम पैसे खर्चे जाते हैं। अनीता, कोई इससे कभी शिकायत रही है इस बात से कि इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिल पाती, जितनी मेहनत की, अब आके अपना नाम खुद बनाया तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन शुरू में इस तरह ज़रा होता है ना कि गवर्नमेंट लेवल या कोई ऐसी फेडरेशन नहीं थी, तो ये थोड़ी कमी महसूस हुई है इन चीज़ों की? अभी भी नहीं होता है अच्छा, इंडिया का ये है कि वो मार्केट है वहाँ पर। हाँ। लाइक अपने एथलीट्स को वो रिस्पेक्ट करते हैं, जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं ना उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं, और आगे ले जाने की भी सही भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये है कि जो जिसको पसंद होता है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो टैलेंट है वो पीछे ही रह जाता है ना, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी इधर ही पड़े हुए हैं। आप यहाँ देखें, इवन मिक्स मार्शल आर्ट में देखें, मेल फाइटर इतने अच्छे फाइटर्स हैं, और उनको साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा इंटरनेशनल फाइट मिलती है, वो भी क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, इसको डमी बना के लेके आओ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से एथलीट्स परफॉर्म करते हैं वो खुद उनको आगे रिजल्ट वो मिलता है। इस चीज़ में चाहूँगा ज़रूर आप बात करें, कोच एहतशाम की बात करूँगा। उन जैसा कोच अभी वर्ल्ड वाइड बहुत कम है, वो बहुत कमाल के कोच मैं जानता हूँ, जितना बड़ा वो कोच है पाकिस्तान में उस तरह से उनकी रिकॉग्निशन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैंने थाईलैंड में 5 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली है, और वहाँ पर ये था कि हर साल या हर महीना कोई ना कोई टॉप क्लास का एथलीट आता था, टॉप क्लास के कोचेस आते थे जिनके साथ नॉलेज शेयर होता था। बट द वे हम कोच एहतिशाम के साथ हमें सीखने को मिलता है, पूरी दुनिया में इस तरह का टैलेंट है ही नहीं। बस यहाँ पर मसला ये है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो भी चाहता है कि पाकिस्तान से टॉप एथलीट्स निकले, टॉप फाइटर्स निकले, लेकिन ऑब्वियसली उसने भी अपना घर चलाना है, वो एथलीट्स के ऊपर फोकस करे या अपने घर के ऊपर फोकस करे। तो इस वजह से हम लोग इधर ही फंसे हुए हैं। अनीता, कुछ चलिए ये बात चल निकली है तो कुछ करना चाहेंगी आप और लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आ रही हैं? आपने तो मुश्किल टाइम देख लिया, समझती हैं कि थोड़ा उनका मुश्किल टाइम कम करें? ओब्वियसली मैं चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मैं अपना एक जिम खोलूँ जहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल्स को ट्रेन करूँ, और गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, और नेशनल लेवल पर हम ख़वातीन को आगे प्रमोट करें और फाइट्स करवा अपॉर्चुनिटी दे दें। तो इंशाल्लाह
उम्मीद की जा इसके सकती लिए है। फंडिंग की बड़ी ज़रूरत होती हाँ। है। ये चीज़ें अच्छा शहनाज शेख साहब, यही चीज़ अगर अब की बात देखो, आप लोगों ने तो हॉकी खेली, बहुत ज़बरदस्त खेल ली, नाम भी बन गया। ये जो हॉकी के खिलाड़ी हमने अभी रिसेंटली बड़ी एक, वो चलिए ईद का दिन है, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हो गया, सबने दी। लेकिन हॉकी के खिलाड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस लाओ ना, जॉब उनके पास अब डिपार्टमेंट्स वाली भी आप जैसे नहीं रही हैं, गवर्नमेंट की भी अब आके थोड़ा सा हम सारे चीखे हैं तो गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये करना है। हॉकी के जो जवाल की कुछ दो ऐसी रीज़न आप समझते हो कि इस वक्त जहाँ पे हॉकी खड़ी है उसकी ये वजह? एक्चुअली हॉकी के जवाल की जो है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं बात करता हूँ कि जो हम पार्टीशन के वक्त जो है सिस्टम लेके आए थे ना, उस सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। अब आप यकीन करें कि मैं जब 69 में पाकिस्तान 70 में आया हूँ तो मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आई। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, एक कस्टम का, पुलिस का और पीआई का, और आपकी चॉइस पे था, आप जो मर्जी लें। यानी कि तीन लेटर मुझे आए थे। तो मेरे वाले साहब ने कहा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कि यार ये बाकी जो है ना, अपना पीछे भी इस्लाह ने कस्टम का जब आया ना, मैंने ऐसी बात कह दी थी, इस्लाह का फ़ोन आया था मुझे तो मैं वाले साहब ने कहा कि ये कमर्शियल इदारा है, पीआई ज्वाइन कर लो आप। तो हमने पीआई जाना। अब यकीन करो, मैं 2024 में पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर था, हम मस्कत गया। आप यकीन करें शाह साहब, मैं उन बच्चों का शक्ल ही देखता रहता था कि तफक्करात, उनको ये पता नहीं कि उनके घर यानी कि खाना पका है या नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फॉरेन लीग ना खेलने जाएं तो यकीन करें कि वो रक्षा चलाएं, यानी कि ना। नहीं, तो एनी हाउ, ये अब नई मैनेजमेंट आई है, अब ये वानी साहब आए हैं और इनसे साथ मेरी मुलाकात भी हुई है, यानी कि, और मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है उसमें है कि कुछ करना चाहते हैं, यानी कि ना। शेख साहब ये बात आपने ठीक की है, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखें ना आप, ज़रा इम्पैक्ट आप देखें कि जब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जब एक यंगस्टर को पता लगेगा 16, 17, 18 साल का कि मेरे हॉकी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो क्रिकेट की तरफ मुड़ेगा, खेलेगा ही नहीं, नहीं खेलेगा ना। सर कैंप लगते हैं मुर्शिद साहब, टैलेंट उधर चला जाएगा ना। ये है कि अब वानी साहब से आने से जो उन्होंने स्टेप लिए हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अल्लाह करे कि वो। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में इत्मीनान शुरू हो गया है। अब जब इत्मीनान शुरू होगा तो स्पॉन्सरशिप भी आएगी, फिर रिजल्ट आएगा तो बच्चे नए आएंगे, वो खेलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेप लिए जा रहे हैं, यानी कि ना, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे जो टेक्नोक्रेट है, ख़ासतौर पे मैं टेक्निकल बात करूँगा, इस्लाहुद्दीन पे, समीउल्लाह पे, हसन सरदार पे, कि वो इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और वो जो है, मैं ये कहूँगा कि ऐसा सिस्टम दे के जाएँ, क्योंकि ये आखिरी मौका है मेरे हिसाब से, यानी कि ना, हॉकी को रिवाइव करने का। सही बात। और इसमें देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है अरसलान कि आजकल की हॉकी में, मॉडर्न गेम में ना, जहाँ खेलना ज़रूरी है वहाँ खिलाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, खिलाना उससे ज़्यादा। तो इसलिए हमें कोचिंग जो है, कोचिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, हमें जो है मैनुअल कोचिंग बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो है कोचेस को इंटरनेशनल लेवल पे भेजना पड़ेगा। तो ये जो पीस मील में हम कहते हैं ना कि उस कोच को बुला लो, उस कोच को बुला लो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप यानी कि मैं देखो ना, मैं सिंगापुर यानी कि 2 साल रहा हूँ कोचेस में, 80 से 81 तक, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच हो। अच्छा, आपने ये जो बात बताई है ना सर, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये 2-3 मेजर रीजन जो आप अभी, एक तो कोचिंग लेवल, दूसरा उसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी तब्दीली, ब्रेक पे जाना है, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं ये। मैंने अभी टीयर की बात करनी है, बिल्कुल करेंगे सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा ईद की भी जरा बात करेंगे, ईद की भी खुशियां हैं, कैसे ईद मनाते थे, बचपन की ईदें कैसी थी, अब क्या ईद में फ़र्क आ गया, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, मरहबा ईद, ईद मुबारक। और ईद की खुशियां हमारे साथ मना रहे हैं आप, और 3 शानदार गेस्ट, अनीता करीम, अब्दुल मोहित शाह साहब, शहनाज शेख साहब, तीनों शानदार अपनी फील्ड के चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित शाह साहब, अच्छा थोड़ी ईद की भी बात करें ना सर। जरूर जरूर। अब तो सर आपने इतनी जर्नलिज्म कर ली है, खेलों पे तो मैं आपसे बात करूं तो मेरा ख्याल है मैं 150 प्रोग्राम भी करूं तो आपकी खेलों वाला मामला, लाखों आर्टिकल्स हैं माशाल्लाह और लाखों खबरें। मोहित शाह साहब, ईद जब बचपन में थे कैसे मनाते थे और क्या कोई फर्क पड़ा है अब आके? देखिए, बचपन जो खासकर मेरा 10th तक ना मेरे गांव में गुजरा है, और एबटाबाद के साथ एक गांव है मेरा, दाता नाम है उसका, वहाँ पे गुजरा है। और जो गांव का माहौल होता है ना ईद पे, वो आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब है कि खासकर बच्चों के लिए
वो क्या शानदार लम्हात होते हैं ईद के, और कितना वेट किया जाता है ईद का। जब मैं बच्चा था ज़ाहिर उस वक्त, तो मैं जब मेरा ख्याल 13 का था तो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे उस वक्त। तो उससे पहले मैंने वो जो ईद जो है ना, वो आज तक उसके जो खाके हैं, उसका जो वो एक मंजरनामा है, वो सब मुंह के आगे है कि किस तरह बंदा वेट करता था कि सुबह होगी, क्या कपड़े पहनेंगे, किस तरह तैयारी होगी, नमाज जाके पढ़ेंगे, फिर ईदी मिलना किस तरह शुरू होगी और कौन कौन ईदी देगा, किस किस पे एक नजर होती थी कि ये भी ईदी देगा, ये भी ईदी देगा। और यार ये सही बात बच्चों का आपको पता है, ईद कार्ड का जमाना था सर तब। जी सर, ईद कार्ड बहुत होते थे, वो मिलते ईद कार्ड थे और पोस्ट ऑफिस से ईद कार्ड आते थे। ये नहीं था कि आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप ही कर दिया तो बस काफी है। यही है, बड़ी खूबसूरती थी और बड़ी खूबसूरती थी। लोग जाके स्पेशली जाते थे, हम एबटाबाद जाते थे स्पेशली, और वहां जाके हम देखते थे कि अच्छे ईद कार्ड कौन से हैं और किसके लिए कौन सा है, किसके लिए कौन सा है, उसको पिक करें। शेर व शायरी, बड़े हम भी साथ जाते थे, हम भी कहते थे जी ये ले लें, ये ले लें। लेकिन बच्चे होते थे, लेकिन हमारे जो बड़े भाई होते थे या बड़ी हमारे होते थे, वो देख के फिर वो बाकायदा पोस्ट करते थे और बड़े टाइमली पोस्ट करते थे। मतलब है कि पहले 15 रमजान से पहले जी पोस्ट कर दिया ताकि पहुंच जाए, मिल जाए। तो ये चीजें बड़ी वो भूलती नहीं है, यकीन करें वो नहीं भूलती इंसान को। इस्लामाबाद की जो ईद है, फिर कुछ अरसा इस्लामाबाद में आए तो ईद करने स्पेशल गाँव जाया करें, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल 6 साल रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा इस्लामाबाद का ही हो जाता है, फिर वापस भी नहीं जाता। हालांकि अभी भी ज़मीनें काफ़ी हैं और ज़मीन का कभी बेचने का टाइम आए या कुछ इस तरह का ज़मीन के प्रॉब्लम तभी जाते हैं, वरना नहीं। सही बात है, क्योंकि खानदान नहीं है। जैसे अभी बता रहे हैं, कभी ऐसा हुआ डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में, ऐसे शेर में लिखे हैं कभी? वो अक्सर होता था स्कूल लाइफ में। हाँ, अच्छा लिखते थे? हाँ, उस टाइम तो लिखते थे ऑब्वियसली। टीचर्स को देते थे? नहीं, हम दोस्त एक दूसरे को देते थे, खूब मजाक करते थे बहुत ज्यादा। अच्छा रीता, क्या बचपन की ईद में वहाँ भी आप ईद मनाते हैं, यहाँ भी क्या फर्क पड़ता है? अपने गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें या इस्लामाबाद, जैसे शादी ने अभी बताया, बड़ा जबरदस्त फ़र्क ये है कि जब गिलगित में थी तो अम्मी खाना बनाती थी, अब ये है कि अब यहाँ खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, ये अब फ़र्क है। क्या क्या पका लेती हैं? बस कुछ ना कुछ पका लेती हूँ। अब ये कि और स्पेशली जब मुझे भूख लगती है, फ़ौरन यूट्यूब निकाल लिया, कुछ ना कुछ छोटे छोटे रेसिपीज़ वगैरह देख ली और बस बनाती रहती हूँ। अभी रिसेंटली माशाल्लाह से शादी भी हुई अनीता की, तो हस्बैंड ठीक है, खिलाती है उनको कुछ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आदत पता नहीं वो पकाते हैं, ये पकाते हैं, ये पता नहीं। नहीं, मैं वैसे पकाने में काबिल हूँ। और मेरी आदत ये है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी और को खाना दे के फिर खुद खाना, वो तो बचपन से फिर एक आदत है। ईदी अब देती हैं अभी भी या मिलती है? अभी देनी पड़ेगी, पहले मैं लेती थी। खूब इकट्ठियां की, अब सारी निकलेंगी, अब सारी निकलेंगी जी। शनासे साहब, बचपन की ईद सर कैसी, और सियालकोट से जरा बताए ना हमें। बचपन की ईद ये है जो चेंजेस आई हैं कि पहले ईदी लेते थे, अब देते हैं। सर वो जो सारी ली थी ना अब निकल रही वो निकल। अच्छा ये भी था बचपन में, ये भी था कि जब ईदी वगैरह मिलती तो मुट्ठी में हाथ पड़े पैसे होते थे, और कुछ 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती थी, यानी कि ना। तो जब हमारे बहन भाई वगैरह जो थे ना, वो फिर हम पूछते थे एक से, तुझे कितनी मिली, तुझे कितनी मिली, तुझे कितनी मिली। तो वो अगर मेरे पास 10 रुपये है, उसके पास 12 रुपये है, तो हमने कहा तूने ये 2 रुपये कहाँ से, ये चाचू ने मुझे से, तो हम चाहते हैं चाचू तूने उसको 2 रुपये दिए, मुझे 1 रुपया क्यों दिया, बराबर ये तो बराबर। तो वो बचपन की यानी कि और आज़ादी और ही थी। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि छोटी ईद जो है ना, ये इसको चांद रात जो है ना जी, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जब मज़दूर को मज़दूरी जो है उसकी मज़दूर की जो है वो मेहनत ख़त्म होती है तो उसको मज़दूरी दी जाती है। तो मेरे हिसाब से यह है कि जब चांद रात को पहले ना मनाएं, पहले मज़दूरी अल्लाह ताला से ले लें, उसके बाद चांद रात को मनाएं। ये मेरी है, क्योंकि 29 दिन जो है हमने मेहनत की है, और आपको पता है कि ये रमज़ान का महीना जो है ये बरकतों का है कि इसमें जो है नवाफिल जो है 70 गुना है, और फिर फ़र्ज जो है वो 700 गुना बढ़ जाती है, यानी कि। तो इसलिए आपसे दुआ है, और फिर यह है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें इन यानी कि झंझड़ों से निकाले। हमारी बहुत यानी कि
मैं कहता हूँ ये कौम जो है, यकीन करो कि बहुत बड़ी कौम है ये, देखिए ना, मसला हमारा यह है कि हमें जो है डायरेक्शन नहीं मिल सकी है। सर ये बात आपकी ठीक है। अच्छा सर, वक्त बड़ा कम होगा, मुझे 2-3 सवाल आप लोगों से करने हैं। मोहित शाह साहब, लाखों खबरें आपकी माशाल्लाह, आर्टिकल्स हैं, हम तो पढ़ते हैं, हमें पता। ऐसा कभी सोचा है कि आप कोई इस पर मुहित एक किताब लिखें और उसका टाइटल क्या हो? देखिए, किताब तो मैं ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि अगर वो मैं किसी को शेयर न करूं तो ज़्यादती करूंगा मैं। सही बात है। और ख़ासकर देखिए, कोई ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा मेरा तजर्बे हैं, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं, आई वेंट टू 82 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। माशाल्लाह। 82 मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। माशाल्लाह। दुनिया की कोई जगह छोड़ी नहीं हुई। सही बात है। कोई शायद स्पोर्ट्स के लिए किया और कोई शायद अपने एक लव फॉर ट्रैवलिंग है उस पर मैंने किया है। जबरदस्त। तो वो अगर शेयर ना करूं तो अच्छा क्या नहीं, टाइटल हो सर बुक अच्छा नहीं। लेकिन टाइटल सच्ची बात है मैंने नहीं सोचा। नहीं सोचा इसलिए कि मैं कहता हूं अभी मैं एक्टिव हूं, अभी मैं आपको पता जर्नलिज्म करता हूं और रोज़ाना की बुनियाद पे करता हूं। मेरा देखें इस 40 साल में जो मैंने किया ना जर्नलिज्म, शायद कोई दिन ऐसा हो मैं बीमार हूं या कुछ ट्रैवलिंग में हूं तो मैंने मिस किया हो। और सर हमें पता है मैंने मिस नहीं किया। 10-1 साल से तो हमें पता है। जो आप तो मुझे कभी नहीं पिछले एक डिकेड से बिल्कुल जानते हैं और आप माशाल्लाह मेरे साथ इन टच भी हैं। तो वो तजर्बा, और खासकर उसमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ सर, वाकई वो ऐसी बहुत ऐसी नायाब चीज़ें हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो शेयर करना, हालांकि कुछ प्लेयर्स हैं फार्मर, वो शायद बुरा भी माने, लेकिन मैं अब मानेंगे। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जो लिखूंगा वो मैं बिल्कुल सही लिखूंगा। क्या बात। और टाइटल सर हम आपको कुछ सजेस्ट भी करेंगे बिल्कुल, जब मैं हमें सोचूंगा, अच्छे सजेस्ट भी मैं भी करेंगे। सोचूंगा और आप भी जरूर बताइएगा। अनीता, अगर कोई आप पर ड्रामा, मूवी, बायोपिक बने, क्या टाइटल होना चाहिए? आर्म कलेक्टर। वो तो आपका टाइटल है ही, आर्म कलेक्टर। सर इनका खिताब है आर्म कलेक्टर। अच्छा। तो वाह, अनीता कौन करेगा रोल? कोई भी हो लेकिन अच्छा रोल करे। खुद करेंगी? ऑब्वियसली मुझे खुद पसंद है एक्शन मूवीज करना। वाह, चलो भी आसानी हो गई सुनने वालों के लिए। शनाज शेख साहब, कोई मूवी शूवी कुछ आप पे बने, क्या टाइटल? देखो किताब जो है मेरी तैयार है बिल्कुल ही। ओ वाह। मैं काफ़ी अर्से तक आपको पता है लिखित पढ़त में, मैं सिंगापुर जब गया था ना तो 2 साल रहा था। तो वापसी में जब मैं वापस आया ना तो मैंने उनके प्राइजर को कहा कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया लेकिन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। क्या बात। अच्छा, अब मैं 2 किताब मेरी जो है, एक तो है मेरी बायोग्राफी हाकी माई लव, वाह। नंबर दूसरी है टेक्निकल। उस टेक्निकल में द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्ट वर्क, स्टिक वर्क एंड फुट वर्क, जो कि मेरी तीनों चीज़ें क्वालिटीज मेरी थी। सर ये तो लोगों को सीखनी चाहिए। काफ़ी तैयार हो गई भी है तो, लेकिन यह है कि वो इसलिए मैंने नहीं की कि मैंने कहा हॉकी जो है बिल्कुल डिप चली गई है। अभी तो अभी मेरी अभी रहने दे। वैसे आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट जरूर है देखने वालों को, आपके नाजरीन को, कि देखें जो जिंदगी में आपको पढ़ना सिखाता है ना, वो कोई चीज नहीं सिखा सकता। वाह, क्या रीडिंग, किताबों से दोस्ती, किताबों से दोस्ती करें, रीडिंग मैक्सिमम किया करें। आपको ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक सर, आपको ईद मुबारक। शनाज शेख साहब, हमारे देखने वालों को ईद मुबारक। हमारे सारे मेहमानों की जानिब से भी ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी हो सारी। हम अपने मेहमानों को उनकी ईद मनाने के लिए मौका भी देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।